सो नाउ वी नो वेक्टर्स, व्हाट वेक्टर्स आर। हमें पता है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, हमने वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन देख लिया था, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है वो देख लिया था, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स देख लिया था। तो वी नो द बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स नाउ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, आज हम लोग वेक्टर का वो कॉन्सेप्ट देखेंगे जो एक्चुअली में यहां से लेके आगे तक सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स। Now why unit vectors are very important, we will see it very soon. अब जैसा कि नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, इस नाम में दो चीज़ लगा हुआ है, दो वर्ड से मिलके ये नाम बना है, यूनिट एंड वेक्टर्स। यूनिट का मतलब आप सबको पता है, वन, यूनिटी, और वेक्टर्स का मतलब पता है आपको कि ऐसे क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, राइट। सो यूनिट वेक्टर्स ऑब्वियसली एक वेक्टर है, नाम से पता चल रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस यूनिट? यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which have magnitudes 1 and have a particular direction. डेफिनेटली अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर्स उस तरह के वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा एक होता है, यूनिटी होता है, और उनका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ होता है। हम अभी देखेंगे उसके डायरेक्शन के बारे में सब कुछ, ठीक है। तो ये रहा इसका डेफिनेशन। यूनिट वेक्टर्स आर those vectors which have magnitude of 1, that is unity, and have a पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा एक होता है और इनका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ होता है। चलिए अब देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स को किस तरह से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर है ए, तो हम इस तरह से उसको एनालिटिकली रिप्रेजेंट करते थे, राइट। ये हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता था किसी भी वेक्टर के लिए। अगर ए कोई यूनिट वेक्टर है, इसी को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ये कोई नॉर्मल वेक्टर नहीं है जो हम पढ़ते हैं, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो ये इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको ए के ऊपर एक कैप दे देते हैं और इसको रीड करते हैं कैप ऑफ ए और हैट ऑफ ए, इस तरह करके। तो ये क्या हो गया, इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर ए। अब चूंकि ये यूनिट वेक्टर हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस के अंदर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि इसको हम सिंपल ए भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, डेफिनेशन से हमें पता लग रहा है कि मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा, यूनिटी। ठीक है। नाउ अब बात आती है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यूनिट वेक्टर्स। इसका कारण है, सबसे पहले तो आप जैसे ही फिजिक्स जो कि आपने डेफिनेटली शुरू कर दिया होगा, जो भी स्टूडेंट्स 11th में गए होंगे वो उन्होंने फिजिक्स को शुरू कर दिया होगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर्स का रोल क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट वेक्टर्स का रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वेक्टर्स में, क्योंकि किसी भी वेक्टर को, किसी भी नॉर्मल वेक्टर को हम
एक इक्वेशन की तरह अगर दिखाना चाहेंगे, देन वी नीड यूनिट वेक्टर्स टू शो देम. ऑल्सो इफ वी वांटेड टू शो एनी वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस या 2D स्पेस में हम किसी वेक्टर को दिखाना चाहें, किसी पॉइंट को दिखाना चाहें, तो वहां भी हमें यूनिट वेक्टर का सहारा लेना पड़ता है. और यही मेन कारण है कि यूनिट वेक्टर्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, खास करके जब वेक्टर्स को इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं, तो उस इक्वेशन में हमें उसका ग्राफिकल, जो उस इक्वेशन का ग्राफिकल एक थिंकिंग होता है, एक ग्राफिकल पिक्चर होता है, वो भी हमारे माइंड में वो इक्वेशन दिखा देता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई यूनिट वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझे बिना फिजिक्स को सही से नहीं समझ सकते हैं, राइट? और जब आप 3 डायमेंशन स्पेस में सब कुछ पढ़ाई करेंगे आगे जाके, तो वहां पे ये यूनिट वेक्टर मस्ट होता है. इसीलिए यूनिट वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप अभी देखेंगे कि किसी पॉइंट को स्पेस में अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, लोकेट करना होगा, तो यूनिट वेक्टर्स कितनी आसानी से उसे लोकेट कर देता है. थोड़ी देर में हम अभी उसको देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्यों यूनिट वेक्टर्स आर सो इंपॉर्टेंट. चलिए, नाउ दिस कंप्लीट्स द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स कि यूनिट वेक्टर्स होते क्या है. मैं आपको पता हो गया कि यूनिट वेक्टर किस तरह से दर्शाया जाएगा. यूनिट वेक्टर आई इस तरह से, यूनिट वेक्टर जे इस तरह से, यूनिट वेक्टर के इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. लेटर के ऊपर एक कैप दे देते हैं, राइट? और उसको रीड करते हैं कैप ऑफ आई, कैप ऑफ जे, या फिर यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, इस तरह से. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा एक चीज और जानते हैं. सपोज करिए, मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, जिसको हमने सपोज ए, कुछ ज्यादा ही मैंने भिगा लिया है कपड़े को. सपोज ए वेक्टर ए, मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है. देन वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is a unit vector in the direction of vector A. अब यहां पे डेफिनेशन क्या कह रहा था कि यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और वो डायरेक्टेड होते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ. यहां पे वो डेफिनेशन यहां पे देख रहे हैं कि फुलफिल होता हुआ हमें दिख रहा है. अगर ए कोई यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन की तरफ होगा, जिधर इस वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा. तो जनरली यूनिट वेक्टर्स का डायरेक्शन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है इस तरह के किसी वेक्टर के तरफ. ठीक है, अब ये क्यों यूनिट वेक्टर हुआ? इसलिए कि जब ऊपर में ए का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऊपर नीचे से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इस पूरे का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एक आएगा, राइट? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए 1. तो मैग्नीट्यूड हमेशा इसका 1 आ रहा है, इसीलिए ये यूनिट वेक्टर होता है. अगर इफ the unit vector a by magnitude of a, डेफिनेटली ये वेक्टर है, is represented by अगर
इस यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, यूनिट वेक्टर को जनरली इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई लेटर और उसके ऊपर कैप देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करें देन साफ साफ है कि यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर इसी को थोड़ा सा ब्रेक करें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड को ए भी नॉर्मल लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया ऐसे, और आसान हो गया और इजी हो गया। तो यहां से हमें क्या जानने को मिल रहा है, यहां से हम देख पा रहे हैं कि किसी वेक्टर ए को किसी यूनिट वेक्टर के सहारे, किसी यूनिट वेक्टर का सहारा लेके लिखा जा सकता है। ये वेक्टर ए था, उसको हमने इस वेक्टर का सहारा लेके लिख लिया, राइट। तो कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर, उसको हम किसी यूनिट वेक्टर को यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर्स। साफ साफ हमें यहां पे वो दिख रहा है। अब देखिए यहां पे इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसको देखिए, डेफिनेशन को भी देखिए, और यहां यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन मुझे बताइए। डेफिनेटली द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ए has the same direction as that of vector A. ठीक है। Now this is the general definition of unit vectors, and this is how any vector can be represented by using unit vectors. किसी भी वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स के सहारा, यूनिट वेक्टर्स का सहारा लेके हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारे पास वेक्टर x है, इसको हम किसी यूनिट वेक्टर का यूज करके लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ x यानी कि नॉर्मल x, और एक ऐसा यूनिट वेक्टर मान लेते हैं i जिसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिधर इसका होगा। तो यहां से हमें एक चीज तो पता लग गई कि यूनिट वेक्टर जो है उसको यूज करके किसी भी वेक्टर को इस तरह के इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। यही यूनिट वेक्टर्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि किसी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को यूज करके हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से इसका ग्राफिकल फेस भी हमें नजर आ रहा है हमारे माइंड में। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका कोई डायरेक्शन होगा। अब ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि ये क्वांटिटी जो कि राइट साइड में है, ध्यान रखिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, यहाँ भी एक यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। हाँ, x यहाँ पे मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर x का, यहाँ पे a मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर a का, बट चूंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा हुआ है तो ये जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी ही है, और ऐसा ही होना भी चाहिए क्योंकि इधर वेक्टर है। किसी वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस साइड भी तो वेक्टर आना चाहिए, तभी तो ये इक्वलिटी मायने रखता है, होल्ड करेगा। सो दैट्स वाई, तो इसको ध्यान में रखना है। कहीं क्वेश्चन पूछा जाए छोटा शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें ये मत लिख दीजिएगा कि ये पूरा मैग्नीट्यूड है। x डेफिनेटली मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर x का, बट ये टोटल क्वांटिटी x यूनिट वेक्टर i, दिस इन टोटल, दिस एज अ टोटल इज ए वेक्टर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर का एक जनरल डेफिनेशन, जो कि जनरली हम लोग यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं इसी तरह से। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां से तो हमने ये देखा है इस डेफिनेशन से कि यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर वेक्टर पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन यूनिट वेक्टर जब हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर हमेशा हम किसी वेक्टर पे डिपेंडेंट कर दें। हम यूनिट वेक्टर्स को इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि उनका डायरेक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर वे में हो, ठीक है। वही हम यहां पे देखने जा रहे हैं अभी।
यहां तो यूनिट वेक्टर को देखा कि इसका डायरेक्शन, जैसे इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन वही होगा जो इसका डायरेक्शन होगा, राइट? इस यूनिट वेक्टर आई का डायरेक्शन वही होगा जो एक्स का डायरेक्शन होगा, राइट? बट देयर आर सम सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स which have always directed in a given direction, हमेशा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही होते हैं वो, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, और वही अभी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है? देखिए, अब मान लीजिए कि ये आपका 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये x है, ये y है, ठीक है? इधर x है, इधर y है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक यूनिट वेक्टर i है जो कि हमेशा x की तरफ डायरेक्टेड होगा, हमेशा। ये किसी दूसरे वेक्टर की तरफ, इसका डायरेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका चूंकि डायरेक्शन एक पर्टिकुलर वे में है, हमेशा x की तरफ है, इसीलिए ये एक यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसका नाम अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उसी तरह इधर y की तरफ एक यूनिट वेक्टर ले लूंगा, इसको j से दर्शा दूंगा, मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये जो j यूनिट वेक्टर, ये हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, इसका डायरेक्शन अब हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो i के अपोजिट इस तरफ माइनस आई, नेगेटिव साइड में है तो नेगेटिव से दर्शाएंगे, ये हमने पढ़ा है अपोजिट वेक्टर्स। उसी तरह इसके अपोजिट में माइनस j, ठीक है? तो इस तरह के यूनिट वेक्टर्स के बारे में ही अभी हम देखेंगे, राइट? याद रहे, इन यूनिट वेक्टर्स का डायरेक्शन हमने पहले से सिलेक्ट करके रखा है। i हमेशा x पॉजिटिव x की तरफ है, ये हमने मान लिया है। j हमेशा पॉजिटिव y की तरफ है, ये हमने मान लिया है। अब चलिए देखते हैं कि ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, इस तरह का नाम क्यों दिया है मैंने नहीं, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने ये नाम दिया है। क्यों दिया गया है ये रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स? इसका एक कारण है, देखिए क्या कारण है। मान लेते हैं ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा z एक्सिस, राइट? ये ओरिजिन है। ये एक 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट? z का डायरेक्शन अपवर्ड की ओर है, ये मेरा हाथ, इसको अज्यूम करिए ग्राउंड, ठीक है? इसी पे x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसी प्लेन पे। जैसे ये इस बोर्ड को ग्राउंड अज्यूम करिए, तो x और y इसी बोर्ड पे हैं, इसी बोर्ड पे हैं। z जो है इस तरफ परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ है। तो अगर इसी को मैं ग्राउंड के लेवल पे दिखाऊं तो ये अगर ग्राउंड है तो z एक्सिस इस तरह से है, परपेंडिकुलर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी थ्रेडेड स्क्रू उसको ओरिजिन पे रख के और OX से OY की तरफ इस तरह से रोटेट किया जाए, OX से OY की तरफ, तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव Z की तरफ, यानी कि इस तरफ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है? इसी को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशन है, x, y और z, ठीक है? अब 3 सेट ऑफ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स लिए जाते हैं, ठीक है? एक जो होता है उसको जनरली हम यूनिट वेक्टर i से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव x के तरफ होता है। एक जो होता है वो यूनिट वेक्टर j से हम दर्शाते हैं और इस यूनिट वेक्टर j का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव y की तरफ होता है। और
एक यूनिट वेक्टर जो होता है वो जो होता है k से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इस यूनिट वेक्टर k का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव z के तरफ होता है। अब चूंकि इन तीनों यूनिट वेक्टर्स i, j और k का डायरेक्शन पॉजिटिव x, y एंड z एक्सिस के तरफ है, इसीलिए इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। व्हाई? बिकॉज दीज यूनिट वेक्टर्स आर रिलेटेड टू अ 3-डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज वाई। ठीक है, the three important set of unit vectors represented by I, J and K the three important set of unit vectors represented by I, J and K are always directed towards the positive x, y and z axis respectively। ठीक है, this set of vectors are called the rectangular unit vectors। रीजन आपको मैंने बता दिया है कि क्यों इनको रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। अब चलिए, यही वो यूनिट वेक्टर्स हैं, यही तीनों वो इंपॉर्टेंट सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका हम आगे अब मोस्टली यूज करने वाले हैं। 95% ऑफ द टाइम्स वी आर गोइंग टू यूज दीज three vectors. Yes, sometimes we need to use the general definition of unit vectors that we have just discussed, but most of the times, I say more than 95% of the time, we need to use these rectangular unit vectors. ठीक है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं तीनों वेक्टर्स को हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 3-डायमेंशनल स्पेस में हम x, y और z लेके ही यूज करते हैं सब कुछ। तो जब 3-डायमेंशनल स्पेस में ही तो किसी वेक्टर को दिखाएंगे, किसी पॉइंट को दर्शाएंगे, तो इसीलिए इन्हीं तीनों वेक्टर का इस्तेमाल होगा अब से। ठीक है, तो इन तीनों वेक्टर्स को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। और इनका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? i का हमेशा पॉजिटिव x के तरफ, j का हमेशा पॉजिटिव y के तरफ, k का हमेशा पॉजिटिव z के तरफ। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप i से ही दर्शाएं x वाले यूनिट वेक्टर को, किसी लेटर से दर्शा सकते हैं, बट आप i, j और k से ही दर्शाइए, क्योंकि यही लगभग हिस्टोरिकली इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। बट बिफोर दैट लेट्स सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम दूंगा मैं आपको अभी और 1 मिनट का समय दूंगा, उसको बनाइए। वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड है। टेस्ट योर वेक्टर्स नॉलेज। उसके बाद हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ है नहीं, सब कुछ आसान है वेक्टर में, बस समझना है आपको, फिगर समझना है और थोड़ा सा ध्यान देना है, दैट्स इट। चलिए,
हम लोग कंपोनेंट पढ़ेंगे, सबसे पहले 2 डायमेंशनल सिस्टम में, फिर 3 डायमेंशनल सिस्टम में। चलिए भाई, एक प्रॉब्लम लूँ मैं छोटा सा आपके लिए। An automobile travels 3 miles due north, then further 5 miles due northeast, then 7 miles east south. Represent these displacements and their resultant. Represent these displacements and their रिजल्टेंट। आई गिव यू 1 मिनट, पहले प्रॉब्लम आपको समझा दूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल है जो कि 3 माइल ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ के तरफ, उसके बाद फिर 5 माइल नॉर्थ ईस्ट के तरफ और उसके बाद 7 माइल्स ईस्ट साउथ के तरफ। रिप्रेजेंट दीज डिस्प्लेसमेंट्स एंड देयर रिजल्टेंट। सबसे पहले तो इन तीनों डिस्प्लेसमेंट्स को आप दिखाइए, उसके बाद इन तीनों के रिजल्टेंट को दिखाइए, यानी कि इन तीनों वेक्टर्स के एडिशन को, सम को दिखलाइए। सबसे पहले आपको करना है कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपना सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो प्लेन है, यानी कि आपका जो पेज है, जिस पेज पे आप बनाएंगे वहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करिए और फिर वेक्टर को बनाइए। सबसे इजी वे है, सबसे पहले क्या करिए कि सारे वेक्टर्स का जो आपका पॉइंट है, यानी कि टेल है, उसको आपको ऑरिजिन पे रख के देखना है और सबसे पहले उनका डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट करिए, उसके बाद सबको ऐड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 1 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा ये। चलिए, आराम से बनाइए, अगर नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार हो सकता है कि ना बने, उससे घबराना नहीं है। दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, ऑटोमेटिकली बाद में बनने ही लगेगा। नाउ इट्स आई थिंक, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं तीनों वेक्टर्स को एक रफली इसका एक स्केच आपको बना के तैयार करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो ऑटोमोबाइल है वो ट्रैवल करता है 3 माइल्स ड्यू नॉर्थ के तरफ, सीधे नॉर्थ के तरफ, नॉर्थ यानी कि इधर। तो ये वेक्टर जो होगा ये नॉर्थ के तरफ होगा, इसका नाम हम D1 दे देते हैं। ठीक है, 3 माइल है उसका मैग्नीट्यूड D1, वेक्टर D1। उसके बाद 5 माइल नॉर्थ ईस्ट के तरफ, नॉर्थ ईस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में, ये हो गया हमारा D2। एंड देन 7 माइल्स ईस्ट साउथ,
ईस्ट साउथ, यानी कि इधर कहीं होगा। इसको हम ले लेते हैं D3। अब तीनों का रिजल्टेंट हमें करना है, तो रिजल्टेंट कैसे करेंगे? देखिए किस तरह से वेक्टर को हम 3 डायमेंशन में ऐड करते हैं। सबसे पहले तो अब डेफिनेटली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह है, जहां की ईस्ट को हम एक्स एक्सिस मान सकते हैं, नॉर्थ को हम वाई एक्सिस मान सकते हैं, एंड सो ऑन। चलिए भाई, ये हमने क्या किया कि वेक्टर को ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, और ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा साउथ है। सबसे पहले D1 जो है 3 माइल है, इसका मैग्नीट्यूड D1 जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ, यानी कि ये है हमारा वेक्टर D1। उसके बाद जो D2 है, याद रखिए हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो वेक्टर को ऐड करना है। तो D2 को क्या करेंगे, हम यहां से उठाएंगे और इसी डायरेक्शन में रख के इसका टेल इसके हेड पे रखेंगे, और ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ इस तरह से हम D2 को बना देंगे, ये वेक्टर D2। फिर D3 है, D3 को उठाएंगे इसी डायरेक्शन में रखेंगे, और जैसे करते हैं इसके टेल को इसके हेड पे रखेंगे और उसी डायरेक्शन में बना देंगे, ये D3 हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया? इन तीनों डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्टेंट हुआ वो क्या हो गया? एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन डेफिनेटली D1 के हेड से लेके और D3 के हेड के तरफ होगा, और मैग्नीट्यूड इसका यही जो लाइन है ये वेक्टर का इसके लेंथ के बराबर होगा। तो ये रिजल्टेंट हो गया आपका। रिजल्टेंट को R से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर D1 प्लस वेक्टर D2 प्लस वेक्टर D3। देखा आपने? तो इस तरह से हम इसको दर्शा, देखिए ये देखिए मैंने यहां पे गलती कर दी है, गलती नहीं, ये एक्चुअली हड़बड़ी में जो है ना, यहां मैं टेल बोल रहा हूं लेकिन हेड से कनेक्ट कर रहा हूं। जो डिस्प्लेसमेंट हो, जो फाइनल रिजल्टेंट होता है वो क्या है, क्या होता है? जो पहला जो इनिशियल वेक्टर है उसके टेल से लेके और फाइनल वेक्टर के हेड तक रिजल्टेंट क्या होता है? जो इनिशियल वेक्टर होता है, पहला वाला वेक्टर जो हम एडिशन के लिए सेलेक्ट करते हैं, उस वेक्टर के टेल से लेके और फाइनल वेक्टर के हेड तक एक नया वेक्टर, यानी कि यहां से लेके और यहां तक, यही हो गया हमारा रिजल्टेंट। R इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है, यही हमारा रिजल्टेंट हुआ। ध्यान रहे ये हमेशा जो रिजल्टेंट होता है, जब एडिशन हम करते हैं तो हमने यही तो सीखा है ना कि जो पहला वेक्टर होता है उसके टेल से लेके और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देंगे हम। डायरेक्शन किस तरफ होगा? फाइनल वेक्टर के हेड की तरफ। तो वही है हमारा रिजल्टेंट। तो देखा आपने किस तरह से हम वेक्टर को ऐड करते हैं, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्टेंट होगा, और ये तीनों डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। नाउ अब चलिए हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के तरफ जानते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। वेक्टर्स में कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, चलिए भाई देखते हैं। components of vectors। सबसे पहले 2 डायमेंशनल में समझते हैं कि ये कंपोनेंट होता क्या। लाइट चला गया है, थोड़ा सा लाइट डिम हो गया होगा तो काम चलाइएगा। चलिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है मान लेते हैं। ये एक वेक्टर है, इसका हेड वाला पॉइंट ये है, ठीक है। अब जो ये वेक्टर है ये झुका हुआ है एक्स और वाई के बीच में कहीं, राइट।
एक्स और वाई के बीच में कहीं पे ये झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। ये मान लेते हैं एंगल है जो कि ये पॉजिटिव एक्स से ये वेक्टर बना रहा है थीटा। अब डेफिनेटली जब ये झुका हुआ है तो इस वेक्टर का कुछ पोर्शन, कुछ, इसको इस तरह से समझिए कि ये एक वेक्टर है, इसका कुछ पावर जो है वो x की तरफ होगा, कुछ y की तरफ होगा, राइट। मान लेते हैं इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा ax और ay है, x और y कोऑर्डिनेट, या सिंपली हम मानते हैं इसको x और y से, x और y से मानते हैं, चलिए x y, और इस वेक्टर को हम नाम देते हैं वेक्टर a। ये वेक्टर a इसका नाम हो गया। अब डेफिनेटली x क्या होता है, x होता है ये वाला जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये x हो गया, और ये जो है ये हमारा y, यही तो होता है ना। यानी कि ये जो y है, अगर इसको हम दिखाएं यहाँ पे तो हमारा यही y है यहाँ से यहाँ तक। अब चूंकि वेक्टर इस तरह से झुका हुआ है y से किधर, x के तरफ, और x से पॉजिटिव y के तरफ, यानी कि वेक्टर का झुकाव जो है वो पॉजिटिव x और पॉजिटिव y की तरफ है। यानी कि ये जो x है इसका एक डायरेक्शन होगा पर्टिकुलर। किस डायरेक्शन में होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव x के तरफ होगा डायरेक्शन, क्योंकि झुकाव हमें ये बता रहा है पॉजिटिव x से ही ये एंगल थीटा बन रहा है। और ये जो होगा इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। अब डेफिनेटली सिर्फ x और y तो मैग्नीट्यूड को ही दर्शा रहे हैं कि इस वेक्टर का जो x के तरफ जितना पोर्शन है उसका मैग्नीट्यूड, और इसी वेक्टर का y के तरफ जितना पोर्शन है उसका मैग्नीट्यूड। यानी कि बेसिकली सिर्फ x और y इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के x और y के पार्ट्स को दिखा रहे हैं। अगर यहीं पे हम इस यूनिट वेक्टर को ऐड करते हैं i, इस तरह से x i, और यहां पे y के साथ इस यूनिट वेक्टर j को ऐड कर दें, तो अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो x i है वो एक वेक्टर है। किस तरफ है डायरेक्शन इसका, डेफिनेटली x की तरफ है, वही तो यूनिट वेक्टर i को दर्शा रहा है, क्योंकि i एक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव x की तरफ है। उसी तरह ये j और ये पूरा yj ये एक वेक्टर को दर्शा रहा है, क्योंकि yj एज अ होल एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह xi भी एज अ होल एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये yj इसी वेक्टर a का वेक्टोरियल पार्ट है, वेक्टोरियल पोर्शन जो कि y के तरफ है, और ये xi इसका x के तरफ का वेक्टोरियल वेक्टर वाला पोर्शन है। यही xi और yj इस वेक्टर a के कंपोनेंट्स कहलाते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ दिस ओरिजिनल वेक्टर a। और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम इस वेक्टर का प्रोजेक्शन भी कहते हैं। प्रोजेक्शन मतलब उसी का x के तरफ वाला इमेज और y के तरफ वाला इमेज। हम ट्रिगोनोमेट्री में आगे प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन होता क्या है, लेकिन प्रोजेक्शन का एक जो जनरल डेफिनेशन होता है वो यही होता है, इस वेक्टर का x के तरफ का जो पोर्शन है वो x के तरफ इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हो गया, और जो y वाला है वो इसी वेक्टर का y के तरफ का प्रोजेक्शन हो गया। सो दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे x और y की तरफ हो रहा है इसका डायरेक्शन, ठीक है। वही अगर हम 3 डायमेंशनल में देखें तो इसका कोऑर्डिनेट अगर z यहाँ पे ऐड कर देंगे 3 डायमेंशनल में, तो इस तरफ जो हमारा कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, zk। ये इसी वेक्टर का अब z के तरफ का प्रोजेक्शन हो गया या कंपोनेंट हो गया। यही होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ये जो तीनों चीज देख रहे हैं xi, yj और zk, ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर्स a है पॉजिटिव x, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z एक्सिस के तरफ। इसी को हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर्स a रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स द पॉजिटिव x, y एंड z डायरेक्शंस।
तो प्रोजेक्शन को ही हम कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको जानते हैं सबसे पहले 2 डायमेंशनल के लिए और उसके बाद 3 डायमेंशंस के लिए इसको जानेंगे। अब डिफाइन करते हैं इसको ठीक से, ये आपको मैंने समझाने के लिए कर दिया। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। इधर हम x ले लेते हैं, राइट, इधर y ले लेते हैं और इधर z लेते हैं। z ऊपर की तरफ रहता है तो इस तरह से इसको दिखा देते हैं। अगर ये कोई वेक्टर है हमारा, वेक्टर a, ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, हम मान लेते हैं ax, ay और az। ठीक है, ax, ay और az, यानी कि ax इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया, ay इसका y कोऑर्डिनेट और az इसका z कंपोनेंट। तो इसी वेक्टर का जो इस तरफ वाला पोर्शन होगा, इस तरफ वाला पोर्शन होगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, ax j कहलाएगा ना। चलिए इसको थोड़ा सा और साफ से लिख दूं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ay j, क्योंकि y की तरफ डायरेक्टेड होगा ये। उसी तरह इसका z के तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा वो इस तरह से, ये x की तरफ है तो इसको हम कहेंगे ax i, और z इधर है तो ये हम कहेंगे az k। ठीक है, क्लियरली सपोज a vector a, ठीक है, having the coordinates of its head P as shown in the figure is ax, ay, az in a 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सपोज करिए कि एक वेक्टर है जैसा कि यहां पे दिखाया गया है, having the coordinates of its head P as shown in the figure as is ax, ay, az। P का कोऑर्डिनेट ax, ay, az है in a 3-dimensional coordinate system, right? Then ax I, ay j and az k are called the vector components या rectangular vector components or simply components
simply vector components of vector A towards the positive direction of x, y and z एक्सिस। ठीक है, अगर P A कोई वेक्टर है जिसके हेड का यानी कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है वो ax, ay, az है, तो इस केस में किसी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में axi कहलाएगा इस वेक्टर A का रेक्टेंगुलर वेक्टर कंपोनेंट्स या सिंपली वेक्टर कंपोनेंट्स अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस। उसी तरह ayj कहलाएगा इस वेक्टर का रेक्टेंगुलर वेक्टर कंपोनेंट और सिंपली वेक्टर कंपोनेंट्स अलोंग द y एक्सिस। एंड azk जो है वो कहलाएगा इसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर वेक्टर कंपोनेंट्स अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस। याद रखिएगा axi a का वेक्टर कंपोनेंट है पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ayj इसी का वेक्टर कंपोनेंट है पॉजिटिव y एक्सिस के तरफ और azk इसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर वेक्टर कंपोनेंट है पॉजिटिव z एक्सिस के तरफ। ठीक है, चलिए और एक चीज इसमें नोट कर लीजिए, ऑल्सो ax, ay, az आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर components or components of vector A along the positive direction of x, y and z axis रिस्पेक्टिवली। यहां भी रिस्पेक्टिवली लगा लीजिए। ठीक है, सिर्फ जो P का कोऑर्डिनेट्स है ax, ay और az, इसको हम कहते हैं इस वेक्टर A का कंपोनेंट्स पॉजिटिव x, y और z के डायरेक्शन की तरफ। चलिए, तो आपने कंपोनेंट को समझ लिया। आप ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बना दूं ताकि लगे कि इसके साथ है, लेकिन इस तरह भी ठीक है क्योंकि y का तो डायरेक्शन अपवर्ड है ना, तो इसी तरह से दिखाना ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, इसको लिखिए तो ये तो हो गया कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब चलिए देखते हैं कि किसी वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर A है, इसको इन तीनों यूनिट, ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स हैं इसके, इन तीनों के टर्म्स में इस वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, वही अब देखेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम 3 डायमेंशनल में देखेंगे, 3D में, उसके बाद 2D में यानी कि 2 डायमेंशनल में भी देखेंगे कंपोनेंट्स को। 2 डायमेंशनल में तो आपने कंपोनेंट्स को सिंपली देख ही लिया है जब सिर्फ x और y एक्सिस था, तो
तो सिर्फ AX और AY कोऑर्डिनेट होगा, और AXI और AYJ इसका वेक्टर कंपोनेंट होगा 2 डायमेंशनल में। लेकिन चूंकि जनरली सब कुछ 3 डायमेंशंस में होता है, इसीलिए 3 डायमेंशन में पहले समझते हैं, फिर 2 डायमेंशनल में भी देख लेंगे सब कुछ। चलिए, X Y Z ये हो गया हमारा ऑरिजिन। ठीक है, थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई वेक्टर A मान लेते हैं, ये इसका हेड का पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट AX AY AJ, मतलब इस वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है XY और पॉजिटिव XY और Z की तरफ, वो AX AY और AZ है। ठीक है, अब Y का इस तरफ डायरेक्शन होगा। सबसे पहले तो इसका कंपोनेंट जो है X के तरफ AX I होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद Z के तरफ इस तरह से कंपोनेंट होगा, इस तरह से कंपोनेंट होगा। मान लीजिए कि रफली अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये हो गया AZ के, और Y के तरफ तो इधर होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये Y के तरफ का इसका कंपोनेंट है AY जी। अब देखिए, ये एक्चुअल मेजरमेंट में नहीं है, क्योंकि 3D है तो एक्चुअल मेजरमेंट में मैं नहीं दिखा रहा हूं। क्यों नहीं दिखा रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 2D था, जब 2D था तो हम इसको आराम से एकदम एग्जैक्टली इसका एक्चुअल मेजरमेंट दिखा सकते थे। ये AX ये AY एकदम इसका लेंथ दिखा सकते थे। यहाँ 3D है इसलिए लेंथ दिखाना यहाँ पे थोड़ा सा संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या मान लिया, अब देखिए इसका जो ये लेंथ होगा ये इस तरह से होगा कि ये एकदम स्ट्रेट इसको, इसके हेड को टच करेगा। इसका जो एंड पॉइंट है और इसका हेड है, जब लाइन अटैच करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रेट टच करेंगे। बट यहाँ पे 3D है तो वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी 2D के लिए आपको कहा। चलिए अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ऐड करने में मुझे हो सकता है दिक्कत हो, तो Z को मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ बना लेता हूँ इस तरह से। इस तरह से, नाउ इट इज बेटर। ये X है, इसको मैंने थोड़ा इस तरह से बना लिया, और ये हमारा हो गया AX I। अब देखिए ध्यान से, ये एक वेक्टर है। मैं क्या करता हूं कि इस Y को, इस जो Y कंपोनेंट है, Y वेक्टर कंपोनेंट है इस वेक्टर A का, इसको यहां से मैंने उठाया और इसको इस वेक्टर के साथ ऐड कर रहा हूं। तो इसका जो टेल होगा इस वेक्टर का, वो यहां पे जाएगा, और इसका हेड जो होगा एकदम इस तरह से रहेगा, ऐसे। ये हमारा है AYJ। बस मैंने यहां से उठा के ये कर दिया है, क्योंकि याद रहे, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। उनका इनिशियल पॉइंट कहीं भी रहे लेकिन उनका डायरेक्शन और लेंथ सेम रहना चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट यहां था, मैंने उसको उठा के यहां कर दिया, लेकिन डायरेक्शन वही है, लेंथ वही है, मैग्नीट्यूड वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वेक्टर सेम है, तो इसको मैंने उठा के यहाँ पे जोड़ दिया।
अब z को यहां से मैंने उठाया और इसको जब जोड़ूंगा तो सीधे यहां पे आके ये टच कर जाएगा। ये क्या है? az k। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है? इसको यहां पे लिखना ज्यादा ठीक रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। az k, ठीक है, az k। अब क्या आपको इसमें कुछ दिख रहा है, कोई सिमिलैरिटी जो आप पहले पहले कोई कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, और क्या उस तरह की कुछ सिमिलैरिटी इसमें दिख रही है आपको? ध्यान दीजिए, एक वेक्टर के हेड पे इस दूसरे वेक्टर के टेल को मैंने टच करा, फिर इस दूसरे वेक्टर के हेड को ये जो तीसरा वेक्टर है उसके हेड पे टच करा मैंने, और ये जो वेक्टर था a, मेन वेक्टर जो हमारा था, वो क्या है? पहले वाले वेक्टर के टेल से लेके और फाइनल वाले वेक्टर के हेड तक है, और इसका डायरेक्शन फाइनल वाले वेक्टर के हेड के तरफ है। क्या आपको ये रिजल्टेंट नहीं लग रहा है कि ये a जो होगा, वेक्टर a, वो axi, ayj और azk का रिजल्टेंट होगा? ऐसा नहीं दिख रहा है? ऑफ कोर्स होगा। चलिए इसको देखिए, as shown in the figure, as shown, ये सब लिखते जाइएगा क्योंकि आगे जो होगा ना, जब कॉपी नोटबुक अपना खोलिएगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी देखने में। as shown in the figure, A is a vector having its tail at the origin of the three-dimensional coordinate system, right? Let the coordinates of p be ax, ay, az. Then, as seen from the figure, the resultant or sum of vector axi, vector ayj and vector azk is the vector A. Then vector A is equal to axi plus ayj plus azk. Now this is how we can write this vector A in terms of its vector components. आपने देखा कि अब इस पॉइंट P का पोजीशन, मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इस पॉइंट P का यानी कि अपने हेड का पोजीशन बता रहा है इस इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, अब इस इक्वेशन में इसका x, पॉजिटिव x, y और z के तरफ वेक्टर कंपोनेंट्स भी आपको दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी वेक्टर थ्री डायमेंशनल स्पेस में अपने वेक्टर कंपोनेंट्स को यूज करके एक इक्वेशन के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड of vector A
इज, हम आगे प्रूफ करेंगे इसको, ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है द स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये, इसलिए आप इसको एकदम याद कर लेना है आपको ये, ठीक है। चलिए आपने देखा कि कैसे हमने यूनिट वेक्टर्स का यहाँ पे सहारा लिया, किस तरह से यूनिट वेक्टर को यूज करके हमने इस वेक्टर को इसी के वेक्टर कंपोनेंट्स में इस इक्वेशन को लिख दिया है। और अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना देखिए हमारे लिए कितना आसान हो गया। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता है उस पॉइंट का, यहाँ के लिए इस पॉइंट का, तो आप बड़ी आसानी से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर ही दर्शा रहा है इस पॉइंट P के लिए। बट थोड़ा पोजीशन वेक्टर के बारे में जानते हैं कि व्हाट आर पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। अब यही आपको पूरे वेक्टर में आगे जाके इसी तरह का सब कुछ मिलते रहेगा, ठीक है। तो इसको इसीलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वेक्टर में आप जो भी पढ़िएगा वो इसी तरह से आपको पढ़ना है। आपको हर जगह किसी पर्टिकुलर वेक्टर के 3 डायमेंशन में या 2 डायमेंशंस में वेक्टर कंपोनेंट्स मिलेंगे और उन्हीं को यूज करके आप डायरेक्शन दिखाएंगे, आप कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे एंड एवरीथिंग, ठीक है। दैट इज वाई these unit vectors, these rectangular unit vectors are so important। क्योंकि भाई कोई भी चीज स्पेस में ही रहता है, ठीक है। या तो 2D में होगा, जैसे सिर्फ अर्थ में एक प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सब कुछ देखेंगे तो 2 डायमेंशनल में होगा। अगर अपवर्ड भी प्लेन ले लेते हैं तो हमारा 3 डायमेंशन हो जाएगा। जनरली क्या होता है 3D में सब कुछ 3 डायमेंशंस में अवेलेबल होता है। इसीलिए अब 3 डायमेंशनल में जब भी कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं इस तरह के इक्वेशन से। और वही पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी है अभी जो कि हम देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा ये भी एक तरह का पोजीशन वेक्टर ही है। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये बात मैं कह रहा हूं। चलिए ये कितना इंपॉर्टेंट आपको दिख गया। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि अब जो आप वेक्टर्स में आगे पढ़ेंगे ना, चाहे फिजिक्स में जाएं चाहे मैथमेटिक्स में जाएं, आपको सब कुछ इसी तरह के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये डेफिनेटली आपने ड्रॉ कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट है ये। ना पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आर दोज वेक्टर्स which is used to locate a particular point in space। स्पेस में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का सहारा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं होता क्या है। यहां भी पहले 3D में समझते हैं, चिंता मत करिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी आप समझेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और z। अब इस पॉइंट P को लोकेट करना है हमें। क्या करना है, इस पॉइंट P को लोकेट करना है। ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। इस 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पे ये पॉइंट P है
उसको लोकेट करना है हमें कि उसका डायरेक्शन क्या है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस क्या है। ये ओरिजिन हमारा वो पर्टिकुलर पॉइंट है और इसी के रिस्पेक्ट में हमें इसको सब कुछ करना है। मान लेते हैं कि यहां से हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया इस पॉइंट P तक, इसका नाम हमने दिया वेक्टर, क्या नाम दे दूं इसका मैं, वेक्टर R। पोजीशन वेक्टर है, जनरली R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर R है। अब डेफिनेटली R का x कंपोनेंट भी होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ y कंपोनेंट होगा, इस तरफ x कंपोनेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा xi, y वाले के तरफ yj और z वाले के तरफ zk। R का जो वेक्टर कंपोनेंट्स होगा पॉजिटिव x, y और z के तरफ, यही तो होगा। ये तो हमने देख लिया है। अभी हमने देखा कि इस वेक्टर को किस तरह से लिख सकते हैं, इसके वेक्टर कंपोनेंट्स को यूज करके। पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स। A vector which is used to find the location of a point in space। अब स्पेस मैं कह रहा हूं, स्पेस जनरल वे में यूज कर रहा हूं क्योंकि जनरली सब कुछ तो स्पेस में ही है। हम अर्थ पे हैं, अर्थ तो स्पेस में ही है, इसीलिए स्पेस की बात कर रहा हूं। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। ए वेक्टर विच इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड ए position vector। In the given figure, in the figure shown, R in the figure shown, डेफिनेशन में देख लूं कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। ए वेक्टर विच इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डेफिनेशन अच्छा है। इसको आप और अच्छे से अगर लिखना चाहते हैं या थोड़ा और इसमें गहराई देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ए वेक्टर विच इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो इसके बाद वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज आप समझ गए होंगे, तो मैं इसी डेफिनेशन पे आगे बढ़ता हूं। ठीक है, स्पेस के आप ऐड कर सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन पॉइंट, इट इज अप टू यू। चलिए, इन द फिगर शोन R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ the point P x y z। ठीक है, then R is equal to xi plus yj plus zk। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। The magnitude of R is, ये भी मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, R इज इक्वल टू, या सिंपल R इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया, ये ओरिजिन है, आपसे पूछा गया कि किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 1, 2 और 5 किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो x y z की जगह
1 2 और 5 है कोऑर्डिनेट P का, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि इस पोजीशन वेक्टर को लोकेट करिए स्पेस में विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O को, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, तो R is definitely the position vector with respect to the point O to point P, which is of course the head of this vector. So R को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? X के जगह 1 है तो सिर्फ I हो जाएगा, Y के जगह 2 है तो 2J, Z के जगह 5 है तो 5K। अब इस इक्वेशन से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि x के तरफ इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, y के तरफ 2 होगा, और जो z के तरफ डायरेक्टेड होगा यानी कि पॉजिटिव z के तरफ उसका 5 होगा। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r, दैट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस OP, तो कैसे करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x कितना है 1 स्क्वायर, y कितना है 2 स्क्वायर और z 5 स्क्वायर, 4 5 और 25 30, स्क्वायर रूट ऑफ 30। दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, दिस इज द डिस्टेंस OP। अब मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि यहां पे R कोई पोजीशन वेक्टर है, P कोई पॉइंट है स्पेस में। इस फिगर से मतलब मत रखिएगा, अभी इस फिगर से, अभी जो बता रहा हूं इस फिगर से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ डेफिनेटली वो भी 3 डायमेंशनल सिस्टम में ही होगा, बट इस फिगर पे ध्यान मत दीजिए। बस याद रखिए कि कोई 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें P जैसा कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है 1 -2 और 5। और अब आपसे कहा जाए कि इस पोजीशन वेक्टर को दिखाइए O से लेके इस पॉइंट तक को। मान लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर मेरा R है, इस केस में भी ये आप समझ गए होंगे, इसको मिटा दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू I, x की जगह 1 है। उसके बाद क्या होगा, गेस करिए, प्लस yj होता था, y क्या है -2j, तो प्लस और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम काट के, -2j प्लस 5i। देख लिया आपने। अब ये हमें ये बता रहा है कि जो इस R का y कंपोनेंट होगा, R का जो वेक्टर कंपोनेंट होगा y के तरफ, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि इधर होगा। डेफिनेटली ये R कहीं इस तरफ होगा। आपने देखा कि किस तरह से ये पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का लोकेशन इस तरफ बता रहा है। अगर कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का तो ये है, तो बिना आपके इमेजिन किए 3 डायमेंशनल सिस्टम में बस आपको पता है कि आप जिस डायरेक्शन में y लेंगे ये उसके अपोजिट में चला जाएगा, दैट्स इट। तो कितना आसान ये कर दे रहा है चीज़ों को, कितना आसान कर दे रहा है कि किसी भी पॉइंट को 3 डायमेंशनल में ये लोकेट कर दे रहा है आपके चुने हुए किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। जैसे कि हमने यहाँ पे ओरिजिन को हमारा रेफरेंस पॉइंट चूज किया है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेंथ वही आएगा जो इसका रहेगा। देखिए R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस 25, 1 + 4 + 25, 25 4 29 1 30। मैग्नीट्यूड सेम रहा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन बस डायरेक्शन को दर्शा रहा था, नथिंग एल्स। तो आपने देखा कि कितने आसानी से हम ये सब कुछ कर सकते हैं अगर हमें यूनिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वेक्टर्स एंड दिस इज फर्दर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स ओवरऑल। दिस इज वाई वेक्टर्स आर सो इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में आप देखेंगे कि वेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करेगा, ठीक है। सो आज टाइम हो गया है तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है।
आज मैं कोई प्रॉब्लम नहीं करवा पाया हूँ, एक प्रॉब्लम मैंने एडिशन का करवाया था, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आपको इसके बाद ही आना शुरू होगा, इस कॉन्सेप्ट के बाद। अब थोड़ा कंपोनेंट्स हम देखेंगे अगले क्लास में कि 2 डायमेंशनल में कंपोनेंट्स को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। जब आपने 3 डायमेंशन समझ लिया तो 2 डायमेंशनल में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान है। शुरू में हमने एग्जाम्पल में देखा था 2 डायमेंशनल को, ठीक है। और आपका जो फिजिक्स का अभी के लेवल का कोर्स है ना, उसमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम जो एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट होगा वो 2 डायमेंशनल का ही होगा, एक्स और वाई की तरफ। कभी कभी डेफिनेटली 3D में भी यूज है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 2 डायमेंशनल वे में यूज करना है, ठीक है। मुझे लगा था कि ये क्लास मैं ख़त्म करवा दूंगा, वेक्टर को मैं ख़त्म करवा दूंगा 3 क्लास में, बट नहीं, 3 क्लास से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि किसी तरह से ख़त्म करवाने का तो कोई मतलब है नहीं। तो कुछ भी हम करते हैं तो उसको ठीक से करते हैं। और एक्चुअली मैंने कहा था कि कल ही ये क्लास ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट कल मैंने क्लास भी लिया था, लेकिन हुआ ऐसा कि क्लास लेते लेते बीच में ही जो मेरा माइक का रिसीवर है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, और मैं ऐसे ही 1.5 घंटे तक क्लास लेता गया। अंत में मुझे पता चला कि मतलब वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए मुझे ये क्लास आज फिर दोबारा से लेना पड़ा, ठीक है। नहीं तो कल ही ये क्लास मैं रिलीज़ कर चुका होता आपके लिए, तो सॉरी फॉर दैट। ये हो गया आज हमारा, आज इतना ही हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल देखेंगे कि 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से हम इन कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे, इस तरह के पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेंगे। ऑफ कोर्स 2 डायमेंशनल है तो वहाँ 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई, दैट्स इट, ओके। चलिए, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको सब कुछ ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो डेफिनेटली दोबारा पूछिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में तो ये है ही इंपॉर्टेंट, बट इसका मेन काम आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा, वेक्टर्स का। इसलिए वेक्टर्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वेक्टर्स आपने नहीं समझाना तो फिजिक्स आप सही से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सो आस्क मी इफ यू मिस एनीथिंग, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। आपको बताने के लिए ही मैंने वेक्टर अलजेब्रा का जो पहला क्लास है उसको, मुझे ऐसा लगा कि उसको और इलस्ट्रेटिव वे में समझाना चाहिए था, इसीलिए मैंने उस क्लास को फिर से लिया। सो कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क मी, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। कल अब क्लास कंटिन्यू रहेगा, याद रहिए, आपको याद रहे कि क्लास अब कंटिन्यू रहेगा, तो मिस आपको नहीं करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।